Every country is now fighting a war for one of the most advanced technology in the world, microchips. These tiny little pieces of metals जिनकी वजह से हमारी पूरी दुनिया चल रही है. This is one of the biggest thing happening in geopolitics right now. Now, I want to let you understand why every superpower nation is going after this technology. आखिर क्या है इसमें खास? क्यों ये एक सेंटर ऑफ ग्लोबल अटेंशन बना हुआ है? एंड देन इंडिया इस रेस में कहां पर स्टैंड करता है? भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए हर चेकबॉक्स को टिक कर रहा है. वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि इन्हीं माइक्रोचिप्स को सेमीकंडक्टर्स या सिलिकॉन चिप्स भी बोला जाता है. आगे जब मैं वीडियो में इन वर्ड्स का यूज करूं तो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज, ये सब एक ही चीज है. तुम्हारी जिंदगी इन चिप्स की वजह से चल रही है. In fact, this mobile, this camera, this console, this keyboard, this piano, this laptop, this CPU and this speaker, even this treadmill. This car, इन सारी की सारी चीजों में सिलिकॉन लगा हुआ है. आपका फ्रिज, आपकी टीवी, आपका माइक्रोवेव, जिस मोबाइल या लैपटॉप से आप इस वीडियो को देख रहे हो, दैट इज ऑल्सो बीइंग फायर्ड बाय अ सिलिकॉन चिप. बेसिकली कोई भी डिवाइस जिसके अंदर कुछ भी टेक्नोलॉजिकल स्मार्टनेस है, उसके अंदर ये सिलिकॉन चिप्स लगी हुई हैं. These microchips make our economy possible. पर बातें सिर्फ यहाँ पर ही खत्म नहीं हो जाती, because it's also the military, defense and space that needs the microchips. Defense system, advanced weapons, artificial intelligence, robotics, space, everything needs microchips. हर एक देश अपनी आर्मी को पावरफुल बनाना चाहता है and they need microchips. आज से कुछ समय पहले हर कोई ऑयल के पीछे भाग रहा था क्योंकि ऑयल की कुछ वैल्यू थी, बट अभी सिलिकॉन इज द न्यू गोल्ड रश. तो चलो आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं. तो इस कहानी की शुरुआत होती है तब जब से हमारे कंप्यूटर्स ने एक्चुअली शेप लेना शुरू किया था. उस टाइम के कंप्यूटर्स कुछ इस प्रकार दिखते थे. वेरी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जिनमें ये वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी. वैक्यूम ट्यूब्स कनेक्टिंग विद ढेर सारे वायर्स जो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सेंड कर रहे हैं कुछ मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. बट लुक एट दिस, ये देखकर ही कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मेसी लग रहा है. इसी मैस को हटाने के लिए दो अमेरिकन इंजीनियर्स सामने आए, जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस, जिन्होंने एक न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी, ट्रांजिस्टर्स, जिसकी वजह से इन कंप्यूटर्स का साइज और वेट कम हो गया. इनफैक्ट कॉस्ट भी घट गई. और वहीं ये न्यू कंप्यूटर्स ज्यादा सेफ, कूलर एंड इकोनॉमिकली चीपर हो गए. बट आखिर ये ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी है क्या? अभी हो सकता है कि आप लोग ये सब सुनकर बोर हो रहे हो बिकॉज यू आर नॉट एन इंजीनियर और मे बी साइंटिस्ट. बट जस्ट स्टिक विथ माई वीडियो हियर, आई एम अबाउट टू ब्लोन आउट योर माइंड. तो देखो, बेसिकली ट्रांजिस्टर्स आर ऑन एंड ऑफ स्विचेस जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को बहुत ही ज्यादा प्रिसाइसली कंट्रोल कर सकते हैं. और आइडिया ये था कि इन छोटे छोटे ऑन एंड ऑफ स्विचेस को या ट्रांजिस्टर्स को सिलिकॉन नाम के एक मटेरियल के ऊपर चिपकाया जाएगा. अभी सिलिकॉन एक अबंडेंट मटेरियल है जो अर्थ क्रस्ट पर इजीली अवेलेबल होता है, पर सिलिकॉन इज अ हॉरिबल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसे किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स करना पड़ता है, तब जाकर इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. इसीलिए सिलिकॉन को एक सेमीकंडक्टर बोला जाता है, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही चाहिए था जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को बहुत ही ज्यादा प्रिसाइसली कंट्रोल कर सके. क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रिसाइसली इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो, उतना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी के साथ खेल सकते हो. और इस न्यू इन्वेंशन ने हमारी पूरी दुनिया पलट कर रख दी. The transistor was born. With the transistor, man has gone far toward matching some of the capacity of the human brain. आई गेस मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक आइडिया दे दिया है विदाउट गोइंग इनटू द डीप साइंस और डीप फिजिक्स ऑफ द टॉपिक. नाउ वील डायरेक्टली जंप इनटू द जियोपॉलिटिक्स ऑफ माइक्रोचिप्स. तो ये सारी चीजें अभी यूनाइटेड स्टेट्स में हो रही थी. यूएस के लिए ट्रांजिस्टर्स एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी और वो लोग अब इस रेस में लग चुके थे कि कैसे करके ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स या ज्यादा से ज्यादा इन ऑन एंड ऑफ स्विचेस को सिलिकॉन चिप के ऊपर चिपकाया जाए, ताकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स की स्मार्टनेस भी बढ़ती जाए और उनका साइज भी डिक्रीज होता जाए.
गए। एंड इन अ डेकेड लोगों के घरों में टीवीज, रेडियोस, कैलकुलेटर्स, क्लॉक्स और इवन वीडियो गेम्स आ गए। सब कुछ नया था क्योंकि आज से पहले ऐसा किसी ने नहीं देखा था। These silicon chips were magic। इन्हीं चिप्स को नासा और यूएस मिलिट्री ने भी यूज किया मून पर जाने के लिए, एडवांस वेपन्स बनाने के लिए। यूएस की माइक्रोचिप इंडस्ट्री ग्रो करने लगी, बहुत सारी न्यू कंपनीज भी आई। Macintosh, the computer for the rest of us. Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Microsoft. In this video, you're going to see the future. इनफैक्ट सेंट्रल कैलिफोर्निया की एक जगह का नाम ही सिलिकॉन वैली रख दिया गया। पर असली मैजिक होना तो तब शुरू हुआ जब इन सिलिकॉन चिप्स का साइज रिडिकुलसली स्मॉलर एंड स्मॉलर होता गया। मतलब उस टाइम पर एक सिलिकॉन चिप के ऊपर यू कैन इमेजिन 3 से 5 लाख ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते थे। मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही हैं अब चीजें, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कॉम्पैक्ट और एडवांस होने लगे। न्यू एज कंप्यूटिंग आ गई, कलर टीवीज आ गए, फिर एडवांस सैटेलाइट्स बनने लगी। यू आर विटनेसिंग कैसे कैसे दुनिया बदल रही थी। अब एक बड़ा जाइंट कंप्यूटर आपके पैंट के पॉकेट में फिट हो सकता था। And we are calling it iPhone. A revolution was happening। ये सब कुछ भी जो हो रहा था ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता अगर ये मैजिकल माइक्रोचिप्स ना बने होते। नाउ इन माइक्रोचिप्स को बनाना कोई इजी टास्क तो है नहीं, इसीलिए कुछ स्पेशल एंड एडवांस टाइप की फैक्ट्रीज को डिजाइन किया गया जिनके अंदर इन माइक्रोचिप्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। और इस टाइप की स्पेशल लैबोरेटरी को या फैक्ट्रीज को एक नाम दिया गया फैब्स। एक छोटी सी चिप के अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को लगाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है। एंड इवन अ सिंगल पीस ऑफ डस्ट कैन ruin द होल सिस्टम। इतने से भी डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रोचिप्स पूरी तरह से बर्बाद। इसीलिए इन फैब्स को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। एक फैब सेटअप करने में ही 15-20 बिलियन डॉलर लग जाते हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 लाख करोड़ रुपए। और इन फैब्स को बनते बनते ही 4 से 5 साल लग जाते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ही इस माइक्रोचिप इंडस्ट्री को रूल कर रहा है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि ईस्ट एशिया में भी बहुत कुछ हो रहा था। यहाँ की भी कुछ कंट्रीज बहुत ही ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रही थी। Finally, the circuit pattern is finished. The automotive industry, car design and its relation to function are analyzed जिनमें से एक थी जापान। जापान की न्यू टेक कंपनीज माइक्रोचिप्स बना रही थी। इनफैक्ट बहुत ही सही तरीके से माइक्रोचिप्स बना पा रही थी। देयर माइक्रोचिप्स कॉस्ट वे मोर चीपर देन यूएस। जापान भी अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहा था, वहां पर भी नई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही थी। मतलब भाई साहब जीनियस लेवल का टेक चल रहा था वहां पर। जापान एक अलग ही कंट्री थी, कैनन, निकॉन, टोयोटा, मतलब कितनी कंपनीज है, कितनी कंपनीज के नाम लूं मैं। अभी यूएस को दिखती है कि जापान तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये एक ग्लोबल सुपर पावर बन सकती है, तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स को ये चीज पसंद नहीं आई और उनके अकॉर्डिंग कोई दूसरी कंट्री यूएस से आगे नहीं निकलनी चाहिए। तो उन्होंने जापान की माइक्रोचिप इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। Our aim is to increase our national wealth so all will have more. जापान की माइक्रोचिप्स इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए यूएस ने जापान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। इन मैजिकल चिप्स के इंपोर्ट पर 100% टैक्स लगा दिए, टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद जापान की माइक्रोचिप्स इंडस्ट्री कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाई। खैर अभी तो बहुत बड़े बड़े कलेश होने बाकी हैं। वेल जापान का भी यहाँ पर माइक्रोचिप्स की इंडस्ट्री से धीरे धीरे पत्ता साफ हो गया। बट देयर वाज अनदर कंट्री हु वाज विलिंग टू जंप इनटू दिस माइक्रोचिप इंडस्ट्री एंड इट वाज ताइवान। When TSMC was founded in 1987, it would have been reasonable to expect it to fail completely. The main picture starts from here. Pay attention. तो ताइवान को भी इन माइक्रोचिप्स का पोटेंशियल पता लग चुका था कि माइक्रोचिप्स कितनी बड़ी ग्लोबल सुपर पावर है और क्या क्या तबाही मचा सकते हैं। और उन्हें ये बात भी पता थी कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान की माइक्रोचिप इंडस्ट्री को बर्बाद किया है और जापान का बुरा हाल हो गया था। इसीलिए वो यूएस से पंगा नहीं चाहते थे। ताइवान ने कहा कि लेट्स नॉट कम्पीट विथ यूएस, इंस्टेड ऑफ बीटिंग देम लेट्स जॉइन देम। पर उस टाइम पर ना ताइवान के सामने एक और प्रॉब्लम थी, वो था चाइना। चाइना शुरू से ही ताइवान को अपनी कंट्री का पार्ट मानता है, मतलब अपना हिस्सा मानता है, और वो जल्द से जल्द ताइवान को अपनी कंट्री के साथ रीयूनाइट करना चाहता था। 台独分裂是祖国统一的最大障碍。
पर ताइवान तो एक छोटा सा टापू है, अभी वो इतने ज्यादा केपेबल नहीं है कि वो चाइना से लड़ पाए या वॉर कर पाए, इसीलिए वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि यूएस या कोई वेस्टर्न कंट्री उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करती रहे। एंड हियर लेडीज एंड जेंटलमैन, ताइवान ने यूज की एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्ट्रेटेजी। बैक देन ताइवान के इंजीनियर्स यूएस की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे, वहां की कंपनीज में जॉब कर रहे थे लाइक इंटेल, आईबीएम एटसेट्रा। पर ये चीज ताइवानीज गवर्नमेंट को शुरुआत से ही पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि उनके जीनियस माइंड्स किसी दूसरी कंट्री में जाके उनकी कंपनीज के लिए काम करें। तो अपनी कंट्री के लोगों को वापस बुलाने के लिए ताइवानीज गवर्नमेंट ने सिंचू सिटी पर एक रिसर्च सेंटर शुरू किया, जहां पर उन्होंने अपने इंजीनियर्स को वापस बुलाने के लिए हाई पेइंग जॉब्स ऑफर करी, उन्हें न्यू कंपनीज बनाने के लिए इनकरेज किया, टैक्स ब्रेक्स दिए एंड इट वाज लाइक अ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। बहुत सारे ताइवानीज इंजीनियर्स ताइवान वापस आए और वापस आकर उन्होंने कंपनी शुरू करी। ताइवान के अंदर ही एक छोटी सिलिकॉन वैली बन रही थी और इन इंजीनियर्स में से एक इंजीनियर ऐसा था जिसके पास बेस्ट आइडिया था, जिसने माइक्रोचिप्स इंडस्ट्री का पूरा गेम पलट कर रख दिया। उनका नाम था मॉरिस चैंग, जो कि TSMC कंपनी के फाउंडर हैं। मॉरिस ने यूएस में देखा हुआ था कि कैसे अमेरिकन चिप मेकर्स को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं इन चिप्स मेकिंग फैब्स के ऊपर, क्योंकि इन कॉम्प्लिकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड फैब्स को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ये एक भारी सर दर्द बन चुका था अमेरिकन चिप मेकर्स के लिए एंड दे यूज्ड टू हेट इट। तो उन्होंने सोचा कि अगर ताइवान भी जापान की तरह यूएस से compete करने लगेगा तो भाई बन गई उनकी चिप इंडस्ट्री, वो भी कोलैप्स हो जाएगी। तो क्यों ना अमेरिका को अपना दोस्त बना लिया जाए और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। उनकी प्रॉब्लम क्या थी? ये एक्सपेंसिव चिप मेकिंग फैब्स। तो बेसिकली ताइवान ने सिर्फ और सिर्फ चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी। ना तो उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर बनाए और ना ही कोई डिजाइन, उन्होंने सिर्फ इन कॉम्प्लेक्स चिप मेकिंग फैब्स को मास्टर कर लिया और एक रिवॉल्यूशनरी कंपनी ने जन्म लिया जिसका नाम था TSMC, which stands for Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, creating more and more transistors onto a piece of silicon, जिसकी वजह से अब यूएस ताइवान के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुका था और इस डर से भी फ्री हो चुका था कि कोई चाइना नाम की कंट्री उन पर अटैक करेगी, क्योंकि जब तक ताइवान है तब तक माइक्रोचिप्स हैं और तब तक यूएस ताइवान को प्रोटेक्ट करता रहेगा। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट दीज चिप्स आर। पूरी की पूरी सिलिकॉन वैली ताइवान की इस न्यू कंपनी TSMC को बहुत ज्यादा पसंद कर रही थी, क्योंकि अब यूएस को इन एक्सपेंसिव चिप मेकिंग फैब्स को मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी। उनका सर दर्द किसी और ने ले लिया था। They can directly do the business things and make a lot of money। और बाकी का कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव काम करेगी TSMC, जिसको हर साल फैब्स को मेंटेन ही करने का बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहा है। पर इससे हुआ ये कि यूएस एंड अदर कंट्रीज आर नाउ कंप्लीटली रिलायंट ऑन ताइवान्स TSMC, क्योंकि भाई एक्चुअल चिप मेकिंग तो ताइवान में ही चल रही थी। आज की डेट में 92% ऑफ ऑल एडवांस चिप्स आर मेड इन ताइवान एंड 8% चिप्स आर मेड इन साउथ कोरिया। आपको क्या लगता है एक फिंगर टिप के साइज की माइक्रोचिप के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं उनका साइज क्या होता है? एनी गेसेस? नो। तो ये है भाई हमारा एक हेल्दी ह्यूमन हेयर जिसकी विड्थ होती है 90,000 नैनोमीटर थिक। पर नहीं, ये एक सेमीकंडक्टर्स का साइज नहीं है। फिर आता है एक रेड ब्लड सेल जिसका साइज है 7000 नैनोमीटर्स। वी आर एंटरिंग एक्सट्रीमली स्मॉल रेंज। ओके, अ वायरस जो पूरी तरह से अलाइव भी नहीं है उसका साइज है 100 नैनोमीटर्स। 100 नैनोमीटर्स। नाउ रिसेंटली IBM ने एक माइक्रोचिप डिजाइन करी थी जिसका साइज था ओनली 2 नैनोमीटर्स। 2 नैनोमीटर्स मतलब कुछ ऐसा जो एग्जिस्ट भी नहीं करता। They keep making it smaller and smaller and that's why these advanced fabs are extremely important। मैं एक बार आपको इस माइक्रोचिप इंडस्ट्री की पूरी सप्लाई चेन समझाता हूँ। इस सप्लाई चेन या वैल्यू चेन में सबसे पहले आता है यूएस, जो इस पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का सरदार है, क्योंकि यूएस के पास है इन चिप्स की डिजाइन, चिप्स के सॉफ्टवेयर्स जो किसी और देश के पास नहीं है। इनके प्रोटोकॉल्स, इनके IP सब कुछ यूएस के पास है। फिर आता है जापान, जिनके पास है सिलिकॉन को वेफर्स में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी। वो सिलिकॉन को एक छोटी सी रोटी के शेप में पतला बना देते हैं। और इस वैल्यू चेन में तीसरी कंट्री आती है नीदरलैंड्स, जिसके पास एक टेक्नोलॉजी है जो इन वेफर्स के ऊपर एकदम छोटे छोटे टाइनी पास बना देती है, एकदम सर्किट के जैसे, जिनके ऊपर आगे चलकर ट्रांजिस्टर्स लगाई जाती हैं। इनको UV लेजर मशीन्स बोला जाता है। एंड इन दी एंड ताइवान की फैब्स जिनमें ये वेफर जाएंगे, जहां पर फाइनली चिप्स बनेंगी।
तो यू कैन सी हर एक कंट्री यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन मैजिकल माइक्रोचिप्स को बनाने में। इस सप्लाई चेन को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल टू क्रिएट अ माइक्रोचिप। ग्लोबलाइजेशन के कुछ फायदे तो हैं भाई। अब कहानी यहाँ से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर एंट्री होती है चाइना की। चाइना वॉज वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। चाइना बहुत ही जल्दी एक सुपर रिच कंट्री बनती जा रही थी। उसको भी हाई टेक एडवांसमेंट्स की जरूरत थी, विच मीन्स माइक्रोचिप्स की जरूरत थी टू बिल्ड मोर वॉरशिप्स, सैटेलाइट्स, हाई टेक मिसाइल्स, ड्रोन्स, रोबोट्स एंड इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चाइना भी अपनी मिलिट्री को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्नाइज करना चाहता था, और इसीलिए चाइना इन माइक्रोचिप्स का बिगेस्ट कंज्यूमर बन गया। जिस तरह से एक जाइंट फिश को बहुत सारा खाना चाहिए होता है, उसी तरह चाइना भी ढेर सारी चिप्स का भूखा था। इनफैक्ट पूरी दुनिया का 50% माइक्रोचिप्स तो खाली चाइना ही खरीद रहा है। चाइना नोज दैट माइक्रोचिप्स रिप्रेजेंट जियोपॉलिटिकल पावर। लेकिन माइक्रोचिप्स की इस रेस में चाइना अभी बहुत ज्यादा पीछे था। वो यूनाइटेड स्टेट्स को तो बीट करने का सोच भी नहीं सकता था, बिकॉज दे आर फार behind from making these advanced microchips। पर वो चुप भी नहीं बैठेगा, क्योंकि उसे पता है microchips are power and they have to get along this technology anyhow। क्योंकि चाइना यूएस एंड ताइवान से बहुत सारी माइक्रोचिप्स खरीद रहा था, क्योंकि एज आई टोल्ड यू वो एक जाइंट कंज्यूमर है। चाइना को पता था कि कभी ना कभी उसे खुद से माइक्रोचिप्स बनानी होंगी। वो हमेशा यूएस और ताइवान पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता था, क्योंकि चाइना ने माइक्रोचिप्स की इंडस्ट्री को भी मास्टर ही नहीं किया था। और किसी भी वॉर जैसी सिचुएशन में या कॉन्फ्लिक्ट में यूएस जो है सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है, वो चुटकियों में चाइना से माइक्रोचिप्स छीन सकता था। और वही यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ही कॉन्फिडेंटली बैठा है और बढ़िया चिल कर रहा है, बोल रहा है चाइना को कि हाँ तू कर ले, जिस टेक्नोलॉजी को बनाने में हमने 60-70 साल ले लिए, चाहे अब वो इन एक्सपेंसिव फैब्स को बनाना हो या फिर चिप्स की डिजाइनिंग या उनकी सॉफ्टवेयर थिंग हो, तुम कर लो आराम से, बिकॉज सीरियसली चाइना हैज नो चांस टू कैच अप दिस रेस ऑफ माइक्रोचिप्स। पर फिर एक दिन ये न्यूज हेडलाइंस पर आती है। Tonight, China denying reports it test-fired a hypersonic missile, technology that will allow it to fire a nuclear warhead faster than anyone else. That China has just tested a new weapon, एक ऐसी मिसाइल जो साउंड की स्पीड से भी 5 गुना ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकती है, a mile a second, और किसी भी देश के अंदर जाकर तबाही मचा सकती है। These missiles could carry nukes as well. Okay, shit. सोचने वाली बात यहाँ पर ये थी कि यूएस भी काफी समय से ऐसी एक मिसाइल बना रहा था, पर चाइना ऑलरेडी बना चुका था। बट इफ वी गो डीप डाउन तो पता चलता है बहुत सारी चाइनीज कंपनीज जो यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी, जैसे कि बाइडू, अलीबाबा, टेंसेंट, हुआई, ZTE, ये सारी कंपनीज यूएस की टेक कंपनीज के साथ बिजनेसेस कर रही थी, जिसकी वजह से यूएस की माइक्रोचिप्स इंडस्ट्री का चाइना को बहुत ही इजी एक्सेस मिल गया। अभी आपको पता होगा कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर डिक्टेटरशिप है, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ही सब कुछ हैंडल करती है। चाहे मिलिट्री वेपन्स के लिए चिप्स चाहिए हो या हाई एंड एडवांस टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, यूएस कंपनीज चाइना को सारे डिजाइन्स, सॉफ्टवेयर्स एंड मशीनरी प्रोवाइड कर रही थी। मतलब चाइना अब तक यूएस के गेम में ही यूएस को मात दे रहा था। अब बेचारा यूएस कर भी क्या सकता था, इसलिए उसने बोला ओके, नो मोर चिप्स टू चाइना नाउ। वो सारी चिप्स जो चाइना यूएस से खरीद रहा था अब तक, ब्लॉक्ड। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट जिससे चाइना खुद की चिप्स बना सकता था, वो भी ब्लॉक्ड। वो सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से चाइना चिप्स डिजाइन कर सकता था, ब्लॉक्ड। नाउ यूएस से इस एक्सट्रीमली अलर्ट, वो यूएस के अंदर ही फैब्स बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है भाई कि ये टेक्नोलॉजी जिसके हाथ में आएगी वो पूरे ब्रह्मांड में तांडव मचा सकता है। US government officially designated Huawei and ZTE as threats to national security, as these companies were sharing all the intel to the Chinese Communist Party or Chinese government. But whatever it is, US still holds the monopoly of this microchip industry. Now the question is, where is India standing in this microchips race? भारत आज अपने टेक फ्यूचर को जिस स्पीड के साथ आकार दे रहा है, उसका एक और उदाहरण है माइक्रोन। One Earth, one family, one future. सेमीकंडक्टर्स के नाम पर लिटरली इंडिया के पास अब तक कुछ नहीं था। 2007 एंड 2013 में 2 बार गवर्नमेंट ट्राई कर चुकी है सेमीकंडक्टर्स के लिए पॉलिसी लाने में, बट नाउ थिंग्स आर कैचिंग अप पेस, क्योंकि इंडिया हैज मेड बिग अनाउंसमेंट्स, जहां पर 3 बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, कॉस्टिंग अप टू $15 बिलियन। गुजरात के धोलेरा में हर महीने 50,000 वेफर्स बनाने वाला सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट। असम के मोरीगांव में हर दिन 48 मिलियन चिप्स बनाने वाला आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT प्रोजेक्ट।
और गुजरात के सानंद में हर दिन 15 मिलियन चिप्स बनाने वाला आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओसैट प्रोजेक्ट। इन तीनों प्रोजेक्ट्स के साथ सरकार 1,26,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की एक सुदृढ़ आधारशिला रख रही है। ISM यानी कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए एटलीस्ट इंडिया अब इस माइक्रोचिप इंडस्ट्री में एंटर कर रही है। सबसे पहले प्रोजेक्ट में टाटा ग्रुप एक फाउंड्री बनाने वाला है। फाउंड्री मतलब अपनी वही फैब जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट को गुजरात के ढोलेरा रीजन में सेटअप किया जाएगा, कॉस्टिंग 91,000 करोड़ which is approximately $10 billion US. Once ready, it's expected to produce 3 billion chips every year, 3 billion. Now these won't be AI chips, they'll be more basic, but they should be able to power a lot of things like high power computers, electric vehicles and electronics. Then second project is a chip assembly plant in Assam costing up to 27,000 crores, जहां पर इन microchips को assemble किया जाएगा। Once ready, it should be able to produce up to 48 million chips every day. This plant will mainly cater to export needs. And third one will be a chip making facility costing up to 7,600 crores in Gujarat Sanand. It will be set up by CG Power in partnership with Japan's Renesas Electronics and Thailand's Stars Microelectronics. The plant will be located in Gujarat Sanand. It will make specialized chips to be used for sectors like defense and space. Other than that, one more monumental deal is going on between Elon Musk and Tata Group. I mean Tesla and Tata Group. इस होने वाली डील के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड जो भी टेस्ला कार्स बनती हैं, उन टेस्ला कार्स में जो माइक्रोचिप्स बनाई जाएंगी उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। एंड दिस इज बिग क्योंकि इस पूरी ग्लोब में 20% वर्कफोर्स हमारी इंडिया में है जो इन माइक्रोचिप्स को डिजाइन कर सकता है। So where is India in the semiconductor race? We have skilled manpower. Second is the fact that government policies have been very, very friendly to create electronic manufacturing hubs in the country, whether it be SPECS or whether it be the PLI and whether it be 5 other policy initiatives that are taking us there. We are preparing a package of incentives to become a key manufacturer of semiconductors. तो कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया को फाउंड्रीज या फैब्स नहीं बनानी चाहिए, एज इट विल कॉस्ट अस सो मच और उसको मेंटेन करना भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। एंड इवन आई एग्री विद देम बिकॉज TSMC ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहा है, सैमसंग ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहा है और अब USA भी एरिजोना के अंदर 3 नए फैब्स स्टैब्लिश कर रहा है। तो आने वाले अपकमिंग 10 ईयर्स में इन माइक्रोचिप्स की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इवन इफ वी कंपेयर ये जो TSMC है, सैमसंग है या फिर US के अंदर जो फैब्स बन रहे हैं, ये लोग कितने mm के वेफर्स बना रहे हैं? ये लोग 2 से 3 नैनोमीटर की माइक्रोचिप्स बना रहे हैं और ऑन द अदर साइड वहीं इंडिया सिर्फ और सिर्फ 28 नैनोमीटर्स की माइक्रोचिप्स को मैन्युफैक्चर कर सकता है। एंड ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। एंड इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन फैब्स वी शुड मोर फोकस ऑन इन माइक्रोचिप्स को असेंबल करना या इन माइक्रोचिप्स की पैकेजिंग करना, ताकि इंडिया भी इस माइक्रोचिप की वैल्यू चेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाए और दूसरी कंट्रीज भी इंडिया पर आगे चलकर डिपेंडेंट रहें। So that's it from my side guys. Thank you so much for watching this. इस माइक्रोचिप वॉर पर आपके क्या पर्सनल ओपिनियंस हैं प्लीज नीचे कमेंट डाउन बिलो. Please hit that like button and if you are new to the channel consider subscribing it and checking out my previous content as well, and I will see you in the next one.